नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एसटी या एससी की जमीन या किसी आदिवासी की जमीन, जो खेती की जमीन है, उसका किसी जनरल व्यक्ति ने या ओबीसी कैटेगरी किसी व्यक्ति ने एग्रीमेंट कराया है, तो क्या वो एग्रीमेंट मान्य होगा या नहीं होगा। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है। उस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो एग्रीमेंट मान्य होगा। यानी कि देखो, इस जजमेंट को पढ़ने से पहले, यानी ये लेटेस्ट जजमेंट है, इस जजमेंट को पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में भी ये था और आम पब्लिक के दिमाग में भी ये होता है कि एससी एसटी का कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचने का एग्रीमेंट अगर जनरल व्यक्ति के पक्ष में करता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कोई वैल्यू नहीं है, और जो पैसा दिया वो पैसा डूब जाता है। तो जनरली क्या करते थे कि एससी एसटी के व्यक्ति से अगर कोई जनरल वाला व्यक्ति या ओबीसी वाला जमीन खरीदता था तो वो एग्रीमेंट किसके नाम कराता था? उसी कैटेगरी के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर करवाता था। क्यों? क्योंकि जो टेनेंसी एक्ट है, उस टेनेंसी एक्ट के अंदर यह प्रावधान है कि एससी एसटी की जमीन, एग्रीकल्चर की जमीन, किसी जनरल व्यक्ति के नाम पर बिना सरकार की अनुमति के रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। तो जब रजिस्ट्री नहीं होगी, म्यूटेशन नहीं खुलेगा, तो फिर एग्रीमेंट की वैल्यू तो 0 होगी। तो ये आज जिस फैसला पढ़ेंगे उस फैसले में क्या हुआ था और फैसले का क्या नाम है, ये भी अपन इस वीडियो में समझेंगे। सीधा सा मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ले जाता हूं। बाबू साहेब वर्सेस राधू 2024 का ये फैसला है, और किसका फैसला है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले में क्या हुआ था, कैसे कोर्ट ने यह माना था कि एससी एसटी की जमीन जनरल या ओबीसी का व्यक्ति अपने नाम पर करा सकता है। ठीक है, तो फैसले को अपन समझते हैं। इसमें क्या हुआ था कि एक आदिवासी, यानी एससी समझ लो या एससी, अपन समझने के लिए एससी एसटी दोनों के लेते हैं। इसकी जमीन एक जनरल व्यक्ति ने अपने नाम पर एग्रीमेंट कराया था। ठीक है, एग्रीमेंट कराने के बाद इसने एग्रीमेंट में 2,20,000 रुपये इस व्यक्ति को दे दी। समझने के लिए अपन ए और बी का प्रयोग करें, यानी कि ए जो कोई एसटी एसटी का व्यक्ति है, इसने बी व्यक्ति के पक्ष में एग्रीमेंट कराया, स्टाम्प पर लिखकर, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, स्टाम्प पर लिखकर, और उस एग्रीमेंट के तहत बी ने ए को 2,20,000 रुपये फर्दन दे दिया, जिसकी भरपाई भी उस एग्रीमेंट में होगी। फिर क्या किया, ए ने बी के पक्ष में रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। अब ए ने बी के पक्ष में रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया, तो बी के पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो बी ने क्या किया, एग्रीमेंट की पालना का एक मुकदमा माननीय सिविल न्यायालय में किया है। पूरा एक फैसला भी अपन पढ़ेंगे, माननीय सिविल न्यायालय में किया। उसमें उसने क्या मांगा कि एग्रीमेंट की पालना कराई जाए, और साथ में अगर किसी कारण से एग्रीमेंट की पालना नहीं होती है तो मुझे मेरे 2,20,000 रुपये मैं ब्याज और हर्जाना दिलाया जाए। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को सम्मन हुए, तामील हुई, सारा गवाह बयान सब हुए, और फिर मामला अंतिम डिसीजन में आया। तो अंतिम डिसीजन में ये तय हुआ, कोर्ट ने ये बोला कि भाई आपकी चूंकि टेनेंसी एक्ट के तहत आपके रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, तो कोर्ट भी आपकी डिक्री से आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करा सकती, और आपके 2,20,000 रुपए जो आपने दिए हैं वो बैंक इंटरेस्ट यानी 6% ब्याज समेत आप ऐसे वसूलने के हकदार हैं। यह बात उसने बोल दी। तो इस फैसले से संतुष्ट नहीं होकर ए कहां गया था वापस? ए गया था हाई कोर्ट में गया था। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, जो अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिया उसी निर्णय को रखते हुए जो 2,20,000 रुपए थे उसको 6% की जगह 14% इंटरेस्ट से बी को ऐसे प्राप्त करने का आदेश दे दिया। साथ में इन्होंने एक आदेश ये भी दिया
उस समय क्या होता, जब एग्रीमेंट हुआ था तब ए ने बी के पक्ष में जमीन का कब्जा भी सौंप दिया था। तो 14% तो कर दिया, मगर वापस क्या बोला कि कब्जा आप रिटर्न करो अभी। अब इस बात से वापस उसको जमीन तो हो ही नहीं थी नाम पे, ये इस बात से का ये मामला वापस कहां गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है ना। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे बंदों को देखा तब उनके पास ये मामला आया। ये मध्य प्रदेश का है, हालांकि हर राज्य में SC/SC की जमीन को जनरल या OBC के नाम पे करवाने का लगभग बैंड है। तो वहां पर उस एक्ट में लिखा हुआ था कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी SC/ST का व्यक्ति जनरल या OBC के नाम पर खेती की जमीन रजिस्ट्री नहीं करा सकता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहा कि जो सिविल न्यायालय ने और माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि यह रजिस्ट्री नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय गलत है। क्योंकि पक्ष जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो राज्य सरकार से अनुमति के लिए आवेदन करे, और राज्य सरकार उसको अनुमति दे देती है तो अपने नाम पर करा सकता है। यानी कि इनका माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि हाई कोर्ट ने और अधीनस्थ न्यायालय ने यह कैसे मान लिया कि राज्य सरकार अनुमति नहीं देगी, इसलिए उन्होंने डिक्री करने से मना कर दिया। तो इस पूरे फैसले को पलटकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बी के पक्ष में, यानी कि बी के पक्ष में निर्णय और यह डिक्री किया कि बी राज्य सरकार से अनुमति लेकर उक्त जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा सकता है। ठीक है, और बी चाहे तो पैसा भी ले सकता है। तो यह बात हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो ए ही राज्य सरकार से अनुमति ले सकता था, अब चूंकि एग्रीमेंट होने के बाद बी भी ले सकता है। इसके साथ ही बी को क्या फायदा हुआ, बी के पक्ष में निर्णय आ गया। अब इसका मतलब ए कोई दूसरी व्यक्ति को जमीन बेच सकता नहीं है, भले ही राज्य सरकार उसको अनुमति दे या नहीं दे, पर एक बार तो उसके पक्ष में फैसला आ चुका था, भले उसका नाम का म्यूटेशन खुले नहीं खुले। अब म्यूटेशन खुला है नहीं खुला, क्योंकि 2024 के फैसला है, तो अभी उसके बारे में कोई डिटेल उपलब्ध नहीं है। मगर यह जरूर है कि कोर्ट ने यह माना कि राज्य सरकार की अनुमति अगर एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट की वैल्यू है, यानी कि इस एग्रीमेंट की वैल्यू आप जीरो नहीं कर सकते हो, और जिस व्यक्ति ने खरीदी है वो अपने नाम पर उस जमीन को डिक्री करवा सकता है, और डिक्री में यह लिखा जाना चाहिए कि राज्य सरकार की अनुमति लेकर यह व्यक्ति अपने नाम पे करवा सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो ST/SC के एग्रीमेंट है, वो जनरल या OBC वाले जो एग्रीमेंट पहले नहीं करवाते थे, इस फैसले के बाद वो अपने पक्ष में कोई एग्रीमेंट करा देते हैं तो कानूनन उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, है ना। अब यह बात तो मैंने बता दी। इसके साथ ही देखो मैंने कई सारे वीडियो और भी ST/SC की जमीन के खरीदने के संबंध में बना रखे हैं, उसमें आपको सावधान भी कर रखा है। उसमें ST/SC व्यक्ति के लिए फायदे की बात भी बता रखी है, और जनरल व्यक्ति के या OBC व्यक्तियों के लिए फायदे की बात भी बता रखी है कि किस प्रकार से रजिस्ट्री होगी, कैसे उसका कन्वर्जन किया जाएगा, कितना चार्ज लगेगा, रजिस्ट्री का चार्ज कितना लगेगा। इसलिए वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे किसी भी टॉपिक पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके पास में कोई भी गौशाला है, वहां पर 500 रुपए की रसीद कटवाकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और गौशाला अगर नहीं है तो आप 500 रुपये गूगल पेमेंट करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। मगर आपको ध्यान ये रखना है कि गौशाला में ही रसीद कटवाएं, क्योंकि चैनल का मेन उद्देश्य ही धार्मिक कार्य में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।